हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे अस्थमा को। अस्थमा क्या है? इट इज़ अ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड्स एपिसोडिक एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस। तो अस्थमा क्या होता है? अस्थमा एक ऐसी डिजीज है जिसमें क्या होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। अब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता है? तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एयरवे की हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस की वजह से हो जाता है। जो एयरवे होता है, जो वो बहुत ज़्यादा हाइपर रिस्पॉन्सिव होता है स्पेसिफिक एलर्जेंस के लिए, तो उस वजह से एयरवे के अंदर एक एलर्जिक रिएक्शन होती है, एक हाइपर रिस्पॉन्सिव बिहेवियर होता है एयरवे का, जिसकी वजह से उसमें ऑटोमेटिकली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। और ये होता यूजुअली एपिसोडिक फॉर्म में है, हमेशा नहीं रहता है ये एपिसोड्स में होता है। जैसे पूरे दिन में एक एपिसोड, दो एपिसोड, ऐसे एपिसोड्स की फॉर्म में ये होता है। अब ये रिवर्सिबल भी हो सकता है कुछ पेशेंट्स में, जिसमें मेडिसिन लेने के बाद ये ठीक हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में ये इरिवर्सिबल होता है, और कुछ में एसिम्प्टोमेटिक भी होता है ये। और कई बार ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है, जिसमें इसके सीवियर अटैक्स आते हैं अस्थमा के। अब इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अंदर क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हमें इसमें मेन फीचर इसका देखने को मिलता है। देन वीजिंग, वीजिंग साउंड ऑब्जर्व होता है इनहेलेशन एक्सहेलेशन के टाइम पे। देन कफिंग, आइदर प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव कफिंग इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन अस्थमा। चेस्ट टाइटनेस, राइनाइटिस एंड एक्सेसरी मसल यूजेज। अब एक्सेसरी मसल यूजेज क्यों होता है? बेसिकली जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा एयरवे का, तो प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए एक्सेसरी मसल्स भी पेशेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं जिससे प्रॉपर ब्रीथ कर सकें। देन टैकीकार्डिया, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो ख़राब हो गया है, ब्रीदिंग पेशेंट सही से नहीं कर पा रहा, तो टैकीकार्डिया हो जाता है। एंड टैकिपनिया भी हो जाता है। एपिडेमियोलॉजी के अंदर चाइल्डहुड में मेल्स में मोर कॉमन होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, एंड अडल्टहुड के अंदर फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन हो जाता है एज कम्पेयर टू मेल। चिल्ड्रंस में ये मोर कॉमन है अडल्ट के कंपैरिजन में। देन जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें कॉमन होता है। चाइल्डहुड में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो अडल्टहुड में होने के भी चांसेस इंक्रीज होते हैं। अगर किसी भी एयरवे एलर्जन से एक्सपोजर हुआ है तो भी इसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देन रिस्क फैक्टर की बात करें तो स्पेसिफिक टू एलर्जेंस, जैसे कोई भी एलर्जेंस है, पोलन ग्रेन, डस्ट पार्टिकल, कोई भी इंसेक्ट, कोई भी फूड, जैसे स्पाइसी फूड यूजुअली कॉमन होता है, एंड परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स एंड रूम फ्रेशनर, इन सब के एक्सपोजर से भी ये अस्थमैटिक अटैक्स इंक्रीज होते हैं। देन स्पेसिफिक बात करें तो कोई जैसे सीज़न होता है, जैसे रेनी सीज़न होता है, विंटर सीज़न होता है, उसमें इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड एक्सरसाइज के बाद भी ये इंक्रीज हो जाता है। एक्सरसाइज के बाद भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, उसकी वजह से भी ये ट्रिगर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एटियोलॉजी की। तो बेसिकली एटियोलॉजी के अंदर सबसे पहला आता है हेरिटेबल प्रीडिस्पोजिशन। बेसिकली जेनेटिक फैक्टर होता है हमारा, जैसे 25 to 80% जो अस्थमा डेवलप होता है वो जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है। अगर किसी के लाइफ फैमिली के अंदर, फैमिली ट्री में किसी के पेरेंट्स को, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स को अगर ये होता है तो उनको भी डेवलप होने के चांसेस 25 to 80% इंक्रीज हो जाते हैं। देन दूसरा इसका मेजर कॉज है वो है एलर्जेंस एक्सपोजर, यानी कि किसी भी एलर्जेंस के एक्सपोजर में आना। ज़्यादातर ये अर्बन पीपल में दिखता है हमें कि अर्बन पीपल एलर्जेंस के एक्सपोजर में आते हैं, तो उनमें मोर कॉमन हो जाता है अस्थमा डेवलप होना। देन अर्ली एज जो है, जैसे उसके अंदर भी ये कॉमन है अर्बन पीपल्स में, और अर्ली एज में ये कॉमन होता है। और एक्सपोजर किस चीज़ का, जो जैसे पेट एनिमल्स होते हैं या डस्ट पार्टिकल होते हैं, स्पाइसी फूड और स्पाइसेस के एक्सपोजर से भी हो जाता है। एंड कोल्ड एयर, पॉलन ग्रेन, एयर पोल्यूशन की वजह से भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड स्मोकिंग भी इसका एक मेजर कॉज है। मैटरनल स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ अस्थमा टू चाइल्ड।
मैटरनल स्मोकिंग से भी चाइल्ड को अस्थमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। और स्मोकिंग अगर हम करते हैं चाइल्डहुड में तो 4 टाइम चांसेस बढ़ जाते हैं एडल्टहुड में अस्थमा डेवलप होने के। ऐसे ही जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं उनमें भी 2 टाइम्स मोर रिस्क होता है इसका एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स, है ना। देन एयर पॉल्यूशन भी इसका एक मेजर कॉज है। हमारे एयर पॉल्यूशन में बेसिकली जो व्हीकल से निकलने वाला स्मोक होता है या जो गैस स्टोव से निकलने वाला स्मोक होता है उसकी वजह से ही होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड भी इसके मेन रीजंस हैं। इन गैसेस की वजह से भी ये ट्रिगर होता है। देन इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा इन्फेक्शन होता है चाइल्डहुड इन्फेक्शन, जैसे कि राइनो वायरस से इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद भी अस्थमा डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसका जो कॉज है वो है मेडिकेशन। कुछ मेडिकेशन होते हैं जैसे कि H2 ब्लॉकर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इनकी वजह से भी अस्थमा डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाता है। कुछ वाइटामिन हैं, कुछ मिनरल्स हैं ऐसे जिनकी डेफिशिएंसी से अस्थमा के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर ये विटामिन डी, सी, ई की डेफिशिएंसी होती है या जिंक की, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी होती है तो भी अस्थमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं जिन ऑक्यूपेशन के अंदर ये कॉमन होता है, जैसे फैक्ट्री वर्कर, स्वीपर्स, पोल्ट्री फार्मर्स और माइनर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में ये कॉमन होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिकली अस्थमा के टाइप्स के बारे में। तो अस्थमा के मेनली 5 टाइप्स होते हैं। पहला होता है एपिसोडिक अस्थमा। एपिसोडिक अस्थमा कौन सा होता है? जो एपिसोड्स की फॉर्म में आता है, मतलब पूरे दिन के अंदर, जैसा मैंने पहले भी बताया कि पूरे दिन में हमेशा अस्थमा नहीं रहता, हमेशा ये सारे सिम्टम्स नहीं रहते। स्पेसिफिकली जब हम किसी एलर्जेंस के कांटेक्ट में आते हैं तो ये स्टार्ट होता है और जैसे ही हम उस एलर्जेंस के कांटेक्ट से हट जाते हैं तो ये ठीक हो जाता है। तो ऐसे अस्थमा को हम बोलते हैं एपिसोडिक अस्थमा। तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है कब तक? जब तक हम किसी एलर्जेंस के कांटेक्ट में नहीं आते। जैसे ही हम कांटेक्ट में आते हैं तो इसका एपिसोड आता है, इसके सिम्टम्स हमें दिखते हैं और जैसे ही हम उस एलर्जेंस के कांटेक्ट से हट जाते हैं तो ये ठीक हो जाता है। अब ये ज़्यादातर चिल्ड्रंस में कॉमन होता है एपिसोडिक वाला अस्थमा। सेकेंड टाइप होता है परसिस्टेंट अस्थमा। इसमें क्या होता है, ये हमेशा रहता है, लाइफ टाइम रहता है, मतलब क्रॉनिक अस्थमा होता है ये एडल्ट्स में, एल्डर्स में ज़्यादा दिखता है हमें। देन नॉक्टर्नल अस्थमा थर्ड टाइप है इसका, जो कि पूरे दिन में कभी इसके एपिसोड्स नहीं आएंगे पर रात को इसके एपिसोड्स ज़्यादा आएंगे, या फिर ये कह लो कि रात को इसके एपिसोड्स ही हमें दिखेंगे, डे टाइम पे एब्सेंट होंगे। देन एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा भी नॉक्टर्नल अस्थमा की तरह ही है बिल्कुल। ये बेसिकली नाइट के अंदर होता है नॉक्टर्नल अस्थमा, और एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा एक्सरसाइज के बाद होता है। जब भी हम वर्कआउट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद जो अस्थमा डेवलप होता है, उसके बाद जो एपिसोड्स आते हैं उन्हें हम एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा कहते हैं। बहुत सारे पेशेंट ये बात बोलते हैं कि एक्सरसाइज कर ली, फिजिकल एक्टिविटी कर ली, उसके बाद से उन्हें ये सारे सिम्टम्स आते हैं, तो वो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा होता है। देन एक सबसे लास्ट होता है हमारा सीवियर वैरायटी का अस्थमा, जिसको हम बोलते हैं स्टेटस अस्थमैटिकस। ये किस लिए होता है, ये कब होता है बेसिकली? ये हमारा एक रेयर केस होता है जिसमें हमें सीवियर अस्थमा का अटैक आता है। अब उसमें हमें मल्टीपल क्लिनिकल फीचर्स और दिखते हैं, जो एक नॉर्मल अस्थमा के एपिसोड में फीचर होते हैं उसके अलावा और फीचर्स भी हमें दिखते हैं, जैसे कि साइनोसिस हो जाता है पेशेंट्स में, साइलेंट चेस्ट हो जाता है पेशेंट्स के अंदर, एंड सीवियर टेकिकार्डिया, सीवियर टेकिपनिया हो जाता है उनके अंदर, है ना। तो ये सब मेन फीचर्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें हमें ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट देना नेसेसरी होता है। अब हम बात करेंगे इसके पैथोफिजियोलॉजी की। तो बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, जब भी हम कोई भी एलर्जेंस के कांटेक्ट में आते हैं
तो फर्स्ट स्टेप होता है कि वो एलर्जेंस हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है। अब हमारी बॉडी उसे रिकॉग्नाइज कैसे करेगी? हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं, जैसे कि एसिनोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, इन सेल्स की मदद से हमारी बॉडी एलर्जेंस को रिकॉग्नाइज करती है। फिर क्या होता है, जब वो सेल्स रिकॉग्नाइज हो जाते हैं तो मतलब जब वो एलर्जेंस रिकॉग्नाइज हो जाते हैं हमारे सेल से, तो हमारे जो सेल्स होते हैं वो कुछ साइटोकाइंस, कुछ एंजाइम्स, कुछ फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, और उन फैक्टर्स की वजह से मेनली हमें अस्थमा के सिम्टम्स आते हैं। तो अब होता क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले एक एलर्जेंस आता है, और एलर्जेंस के कांटेक्ट में आने के बाद ये जो हमारे इन सेल्स होते हैं, हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो वो बहुत सारे मेडिएटर्स, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज करते हैं। अब उन इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स से क्या होता है, जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं, तो वो मेडिएटर्स बाद में जाकर एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को ट्रिगर करते हैं, और जब वो रिएक्शन ट्रिगर होती है तो उसके बाद हमें अस्थमा के फीचर्स दिखते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं बेसिकली यहाँ पर कि ये होता कैसे है। तो बेसिकली हमें पैथोफिजियोलॉजी के अंदर एयरवे की हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस दिखती है। सबसे पहले तो जो हमारा एयरवे है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। अस्थमा सारे लोगों में डेवलप नहीं होता, सिर्फ उन्हीं लोगों में डेवलप होता है जिनका जो एयरवे है वो हाइपर एक्टिव होता है। मतलब कि एक पर्टिकुलर एलर्जेंस है, उसके एक्सपोजर में मान के चलो 10 लोग आए, और 10 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों के अंदर ही या 3 लोगों के अंदर ही वो सिम्टम्स दिखें। इसका मतलब क्या, कि जो 2 या 3 लोग थे उनका एयरवे ज़्यादा एक्टिव था एज कम्पेयर टू जो रेस्ट ऑफ द पीपल्स थे, है ना। तो एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस में क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज एक्यूट नैरोइंग ऑफ द एयरवे इन रिएक्शन टू एजेंट। बेसिकली क्या है, एक्यूट नैरोइंग हो जाती है हमारे एयरवे की। कब होती है, जब हमारा एयरवे रिएक्ट करता है किससे, हमारे एलर्जिक एजेंट्स से। ठीक है। अब ये जो रिस्पॉन्स होता है ना, ये जो एयरवे का रिस्पॉन्स है ना, ये उन्हीं लोगों में होता है जिनका एयरवे हाइपर एक्टिव होता है ना। अब ये जो है एयरवे की हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है ना, कि भाई एक एलर्जेंस के कांटेक्ट में आए और उसके बाद ये डेवलप हो गया, तो ये क्या है, ये हॉलमार्क है इस डिजीज का। ठीक है। एंड इसमें होता क्या है, कुछ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं जैसे कि हिस्टामिन, है ना। तो ये हिस्टामिन क्या करता है, ये जब रिलीज करते हैं हमारे सेल्स, हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, तो वो हिस्टामिन हमारी सेंसरी नर्व्स को स्टिमुलेट करता है। वो सेंसरी नर्व्स फर्दर हमारी मोटर नर्व्स को स्टिमुलेट करती हैं, और क्या होता है, हमारी स्मूथ मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है। उसके साथ साथ अब ये नैरोइंग सिर्फ स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन से थोड़ी होती है, इसके अंदर हमारी जो एयर वॉल की थिकनेस है वो भी बढ़ जाती है। अब ये थिकनेस बढ़ क्यों रही है, क्योंकि स्मूथ मसल्स जो है उसमें हाइपरट्रॉफी चेंजेस हो जाते हैं उसी टाइम पे, है ना। और क्या होता है, जो कोलेजन फाइबर्स हैं हमारे सब एपिथेलियल कोलेजन, वो भी डिपॉजिट होने लग जाता है ना। और एयरवे एडिमा, म्यूकस रिटेंशन, इन सब की वजह से जो हमारा एयरवे होता है उसका डायमीटर कम होने लग जाता है। ठीक है। अब ये तो पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, सबसे पहले एसिनोफिल्स रिएक्ट करते हैं, फिर न्यूट्रोफिल्स रिएक्ट करते हैं, देन मास्ट सेल्स रिएक्ट करते हैं, और ये सब के सब कुछ स्पेसिफिक मेडिएटर्स को, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स को, कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं जिसकी वजह से रिएक्शन होती है। अब एयरवे की जो स्मूथ मसल्स हैं उसमें हमें हाइपरट्रॉफिक, हाइपरप्लेजिक चेंजेस दिखते हैं। अब ये जो चेंजेस होते हैं वो कब क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो केमिकल इरिटेंट है ये हमारी सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, उसकी वजह से ये जो मसल में हाइपरट्रॉफिक और हाइपरप्लेजिक चेंजेस होते हैं वो दिखते हैं। क्योंकि ये सेंसरी नर्व आगे जाके मोटर नर्व को स्टिमुलेट करती है, तो इस वजह से जो मसल है उसमें हाइपरट्रॉफिक चेंजेस हो जाते हैं। बेसिकली मसल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। देन और क्या होता है इसके अंदर हमारे साथ, एयरवे नैरोइंग के साथ अंदर जो हमारी थिकनिंग होती है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन की,
वो भी बढ़ जाती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो ओरिजिनल थिकनेस है उससे ज़्यादा थिकनेस हो जाती है। और क्या होता है इसमें, जो हमारा कोलेजन फाइबर है ना, उसका डिपोजिशन होने लग जाता है ना। तो जब कोलेजन डिपॉजिट होगा तो भी एयरवे और ज़्यादा नैरो हो जाएगा, है ना। एयरवे का जो एपिथेलियम है उसमें भी डिस्ट्रक्शन हो जाती है एयरवे के अंदर। क्यों डिस्ट्रक्शन हो रही है एपिथेलियम में? क्योंकि इतने सारे केमिकल मेडिएटर रिलीज हो रहे हैं, है ना। इतनी इम्यून रिएक्शन, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो रही है, जिसकी वजह से ओवर द टाइम क्या होता है, एयरवे जो होता है उसका एपिथेलियम रप्चर होने लग जाता है, उसका डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। ठीक है। अब एक और चेंज हमें देखने को मिलता है। क्या चीज़? जो हमारे आसपास की ब्लड वेसल्स होती हैं, है ना, वो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, उनका प्रोलिफरेशन हो जाता है। जो आसपास की नर्व्स होती हैं उनका क्या होता है, प्रोलिफरेशन हो जाता है। मतलब और ज़्यादा नई ब्लड वेसल्स फॉर्म होने लग जाती हैं, और ज़्यादा नई नर्व्स फॉर्म होने लग जाती हैं उस एरिया में, है ना। अब ये होता क्यों है? क्योंकि जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स हैं उनके अंदर कुछ एंजियोजेनिक फैक्टर्स भी होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको प्रोलिफरेट करते हैं, उसको बोल मतलब हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसका नंबर इंक्रीज करते हैं, हमारी नर्व्स के नंबर को इंक्रीज करते हैं। अब जितनी ज़्यादा ब्लड वेसल्स होंगी, जितनी ज़्यादा नर्व होगी, उससे क्या होगा, ब्लड वेसल्स के ज़्यादा होने की वजह से इमेच्योर ब्लड वेसल्स जब फॉर्म होने लग जाती हैं एयरवे में, तो जो ब्लड होता है, जो प्लाज्मा होता है, वो ऊज आउट होने लग जाता है बाहर एयरवे में, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा हो जाता है ना। और जो नर्व्स होती हैं, ये नर्व भी क्या करती हैं, ये फर्दर नर्व एंडिंग ट्रिगर करती हैं और ज़्यादा स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है ना। अब जो हमारे म्यूकस प्रोडक्शन है वो कैसे होता है? तो जो म्यूकस प्रोडक्शन होता है वो मेनली हमारे गॉबलेट सेल्स जो होते हैं ना, जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स की वजह हाइपर ट्रॉफिक और हाइपरप्लेजिया की वजह से, है ना, ये होता है। तो जो हमारे ये गॉबलेट सेल्स होते हैं, जब इनका अमाउंट इंक्रीज होता है, ये प्रोलिफरेट करती हैं म्यूकस सेल्स, है ना। तो और ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है। भाई जितने ज़्यादा सेल्स होंगे उतने ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे। साथ साथ में जो म्यूकस की बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, वो भी चेंज हो जाती हैं। जो म्यूकस होता है उसमें म्यूकस की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है ना। म्यूकस के अंदर जो फाइबर्स का कंटेंट है, म्यूकस के अंदर जो पॉलीसेक्राइड्स है ना, ये सब इंक्रीज हो जाता है, वाटर कंटेंट कम हो जाता है। अब हम देखते हैं लास्ट में अस्थमा के डेवलपमेंट प्रोसेस को। तो अस्थमा का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है कैसे होता है? तो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं कुछ तो हमारे, है ना, 25 to 80% जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। कुछ हमारे रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, है ना, और एलर्जेंस के कांटेक्ट में हम रहते हैं, जैसे पेट एनिमल्स के कांटेक्ट में, है ना, या फिर डस्ट के कांटेक्ट में, ऑक्यूपेशन रिलेटेड कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। उनकी वजह से क्या होता है, हमें अस्थमा डेवलप हो जाता है। सिम्टोमेटिक अस्थमा या फिर एसिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक में क्या होगा, सिम्टम्स होंगे, एसिम्टोमेटिक में सिम्टम्स नहीं होंगे, है ना। अब क्या होता है, जब ये अस्थमा डेवलप होता है, तो अब ये डेवलप हो गया, ठीक है। अब जब हम किसी पर्टिकुलर रिस्क ट्रिगर फैक्टर के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो ट्रिगर फैक्टर क्या करता है, वो ट्रिगर फैक्टर हमारे सिम्टम्स को और इंक्रीज कर देता है ना। कोई एलर्जेंस है, उसके कांटेक्ट में हम आ गए, हमें उससे एलर्जिक रिएक्शंस हुई और सिम्टम्स हमारे इंक्रीज हो गए। जब ये सिम्टम्स बढ़ते हैं तो क्या होता है, दोबारा से जो अस्थमा का, ये कह लो कि जो अस्थमा का सिम्टम्स है ना, जो बड़े थे वो और ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, है ना। अस्थमा का जो सिम्टम है उसमें इंक्रीमेंट होने लग जाता है, वो एग्जैक्रेबेट होने लग जाते हैं, सिम्टम्स बढ़ने लग जाते हैं, है ना। और ये सिम्टम्स जब बढ़ेंगे तो ये दोबारा से सिम्टम्स को और इंक्रीज करेंगे, है ना। रिकरेंट एग्जैक्रेबेशन होता है, मतलब बार बार जो एपिसोड्स होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ने लग जाती है।